देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। काफी डिटेल से बनाया हुआ चार्ट है और आप आराम से इसे समझ पाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेल्थ क्या है, तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर ये स्टेट है तो फिर क्या है? हेल्दी है। अगर उसको मेंटली कोई परेशानी है, फिजिकली परेशानी है, या अपने आप को सोशली भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो हेल्दी नहीं। अच्छा, अब हेल्थ को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? अब आप देखो भाई, जो मतलब चाहे कोई भी ऐसा फैक्टर, जो हमने ऊपर जो तीन कंडीशन दी है ना भाई, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों चीजों को कोई भी चीज प्रभावित कर दिए तो वो फिर आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा। एक तरीके से उन्हीं चीजों का समावेश है आगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो है जेनेटिक फैक्टर। ये देख रहे हो आप, ये जेनेटिक फैक्टर है। तो जेनेटिक फैक्टर है, अगर कोई जीन के अंदर प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो कर सकता है प्रभावित। इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो आपके आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशन आपको अफेक्ट कर सकती है। देखिए, ज्यादा सर्दी होती है तो भी आपकी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, ज्यादा गर्मी होती है तो भी होती है। लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन है, हैबिट्स है और हाइजीन है। हाइजीन का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं होगा तो फिर पैथोजेंस आपको अटैक करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको प्रभावित करने वाले हैं। और आगे और देखते हैं अभी। अब हेल्थ को मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन करने के लिए भी यही चीजें हैं, जिन चीजों का हमने जिक्र किया है, इनको अगर हम सही रख लेंगे तो सारी हेल्थ वैसे ही मेंटेन हो जाएगी। तो एक तरीके से जो डेफिनेशन है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती है। अगर बात करें हम न्यूट्रिशन की, तो बैलेंस डाइट से। ठीक है। और जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये सब करके हम अपनी हेल्थ को सेट रख सकते हैं। अब जो डिजीजेज हैं, डिजीज का वैसे तो मतलब होता है डिस इज, आरामदायक स्थिति से अलग। ठीक है। तो डिजीजेज हैं, उनको बांटा गया है कुछ एक पार्ट्स के अंदर। वैसे देखिए, बहुत ब्रॉड है ये चीजें, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से इनको थोड़ा सा छोटे चीज में समावेश करने का प्रयास किया गया है। डिजीजेस को दो टाइप में बांटा गया है। एक तो इन्फेक्शियस को, और दूसरा क्या है? नॉन इन्फेक्शियस। जो कम्युनिकेबल है, एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, वो डिजीजेस तो क्या है? इन्फेक्शियस है। और जो ऐसे नहीं फैलती है वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ देखिए, ये डिजीज का एक टाइप क्या है? इन्फेक्शियस। ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस। ये, तो अब देखिए जरा, अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो ये किसके द्वारा होती है? सबसे पहली बात ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज में ये चीज जरूर इन्वॉल्व होती है, पैथोजन। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जरूर होता है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जैसे टीबी और कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं। वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, वो एड्स है और इन्फ्लुएंजा है। प्रोटोजोवन इन्फेक्शियस डिजीज है, उसका एग्जाम्पल है मलेरिया, लीशमैनियासिस भी है, गोर्गोनिया भी होता है। हेलमिंथ्स है, वो क्या है? एस्केरियसिस। एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है। जो आपको जो टेबलेट दी जाती है ना, कौन सी टेबलेट है ये? एल्बेंडाजोल। ठीक है। तो ये हेलमिंथ्स के, हेलमिंथ्स को मेनली कंट्रोल करती है। अब देखिए, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज, सबसे पहली बात तो हमने क्या देखा? इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? किसके द्वारा कोज होती है?
दूसरी उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो फैलती कैसे है, अगर उस पे बात करें तो जैसे एयर से फैलती है, कोल्ड और टीबी, एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है। ये जुकाम होता है तो आसपास बैठने वाले लोगों को जुकाम हो जाता है, टीबी में भी ऐसा ही होता है। पानी से फैलने वाली डिजीज में कोलेरा है और हेपेटाइटिस भी है। दूसरा है वेक्टर मीडिएटेड, कई चीजें वेक्टर मीडिएटेड हैं, जैसे कि मलेरिया है। ठीक है। मलेरिया में जरा देखो जरा कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। मान लीजिए एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज जब आती है, जब मच्छर उसको काटता है, तो उसके ब्लड में वो चले जाते हैं, वहां जाकर के वो एक इन्फेक्शियस स्टेज डेवलप करता है, जब दूसरे को काटता है तो उसमें भी रहता है, वेक्टर मीडिएटेड है। या फिर कांटेक्ट से होती हैं, जैसे कि स्किन डिजीज, दाद हो सकता है कांटेक्ट से। ठीक है। अब कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल या तो हम वैक्सीनेशन लें, या सैनिटेशन रखें, या वेक्टर्स को कंट्रोल करें। जो भी उसके फैलने का मेथड है, चाहे पानी या हवा से फैल रहे हैं तो वो तो सैनिटेशन में आ गया, और त्वचा से भी फैल रहे हैं तो भी सैनिटेशन में आ गया, और अगर वेक्टर मीडिएटेड है तो हम वेक्टर को कंट्रोल कर लें। तो बहुत सरल सी चीजें हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर अगर आप देखो, जैसे जेनेटिक डिजीज आप पहले पढ़ के आए, जेनेटिक डिजीज है, वो कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वैसे नहीं फैलती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्वाशियोरकोर हो गया। ठीक है। रिकेट्स हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रतौंधी हो गया, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हो, तो उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ठीक है। लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर जो लोग आलसी हैं, पूरा अपना सिस्टम सही ढंग से नहीं रखते हैं, तो वो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं, या डायबिटीज होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है वो लेटे लेटे ही खा रहा है, और अपना पूरा उसने लाइफस्टाइल बिगाड़ रखा है, तो फिर ओबेसिटी का शिकार होगा। जब ओबेसिटी का शिकार होगा, उसके बाद उसको क्या है, धमनियों में वो जमने लगेगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं फैलती कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है। कैंसर है, कैंसर भी नहीं फैलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अब वैसे तो इसकी परिभाषा होती है हाइपरप्लाजिया फॉलोड बाय हाइपरट्रोफी, यानी सेल डिवीजन, उसके बाद क्या है, वहां पर एक गांठ बनने लगती है, तो वही कैंसर है। ठीक है। तो हाइपरप्लाजिया फॉलोड बाय हाइपरट्रोफी, ये इसका मेजर जो है, आप अगर आप इसे डिफाइन करना चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब जो डिजीजेज हैं, उनके डेवलपमेंट का क्या है? जो अगर इन्फेक्शियस डिजीज है, पहले डिजीज एजेंट की एंट्री होती है, कोई भी पैथोजन अंदर एंटर करता है, फिर वो वहां पर फैलता है इन्फेक्शन, फिर उसके सिम्टम्स आते हैं, और बाद में हम उसको ट्रीटमेंट करें। जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी डिजीज हो गई है। अब अगर हम बात करें, भाई इतनी सारी डिजीजेज हैं, इतने सारे पैथोजन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नेचर ने हमें कुछ सिस्टम ऐसा दिया है जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक तो है इनेट और दूसरी है अक्वायर्ड। और वैसे तो इसको आप बहुत डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है। अगर इनेट में बात करें तो ये है इनबॉर्न, जो हमारे अंदर के सिस्टम में इनबॉर्न होती है। उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, फिजिकल बैरियर्स। आपकी स्किन है वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे मुख है, उसके अंदर सलाइवा है, और आंखों में जैसे टीयर्स आते हैं, इसी तरीके से कानों में वैक्स आता है, वो सब आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है। सेलुलर डिफेंस, अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो डायरेक्टली पैथोजेंस को खा जाती हैं, तो उनको फेगोसाइट्स बोलते हैं। इसके बाद आती है एक्वायर्ड, जो हम प्राप्त करते हैं। अब एक्वायर्ड के अंदर क्या है, एक्वायर्ड को दो टाइप में बांट दिया हमने, देखो जरा। एक तो क्या है, एक्टिव, और दूसरा क्या है, पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होगा बेटा, एक्टिव के अंदर होगा एंटीबॉडी। क्या होगा, एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं, बॉडी में। पैसिव में क्या होता है, बॉडी में नहीं बनते,
डायरेक्ट हम हमें कहीं से प्राप्त होती है। ठीक है। तो एक्टिव के अंदर नेचुरल, अगर एक व्यक्ति को एक बार जीवन में खसरा हो गया, जिसको आप बोलते हैं ना चेचक कहते हैं, चेचक हो गया, खसरा तो ओरी को कहते हैं। ठीक है। चेचक हो गया कुछ ऐसे, अगर एक बार ऐसा रोग हो गया तो दोबारा नहीं होता है। वो क्या होता है? नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है एक्वायर्ड के अंदर। ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। अब देखो यहां देखिए बेटा, अब यहां एक्टिव इम्यूनिटी कैसे बनती है? वो यहां पर एक पैथोजन देते हैं, जैसे कि ये अपना कोरोना में हुआ था, उन्होंने एक वायरस दिया था हमें वैक्सीन में। तो जो वायरस अंदर आ गया बॉडी में, तो वायरस आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गए? एंटीबॉडी बन गए। तो बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो वो सब क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब पैसिव की बात करें तो पैसिव के अंदर आप याद रखना, रेडीमेड, क्या रेडीमेड क्या मिलता है हमें? एंटीबॉडी। ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडी मिलते हैं तो हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। पहला क्या है? नेचुरल। ठीक है। नेचुरल मदर टू फीटस, माता से बच्चों में ये मिलते हैं। ठीक है। जैसे स्तनपान से जो एंटीबॉडीज हैं, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं ना, कोलेस्ट्रम में मदर से फीटस में ये जाते हैं। ठीक है, दूध की सहायता से। या फिर कुछ जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू भी जाते हैं। तो ये भी क्या है? नेचुरल है। दूसरा आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? एंटीबॉडी इंजेक्शन। इसका क्या? टिटनस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। टिटनस में एंटीबॉडी दिए जाते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, तो कुछ दिनों के लिए उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, सेल इन्वॉल्व टाइप की जो इम्यूनिटी है, उसमें बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज ये सब आते हैं। तो बेसिकली जो हम मेजर जो इसके टाइप थे वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस की। मलेरिया है। मलेरिया में एक बात बेटा ध्यान रखना, बुक के अंदर जो इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है, वो लाइफ साइकिल जरूर याद कर लें। ठीक है। इसका पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। और ये क्या है? प्रोटोजोवन है। वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल ही क्यों है, मेल क्यों नहीं है? हाँ, बाइटिंग की जो कैपेसिटी नेचुरली होती है वो फीमेल में ही होती है। ठीक है। आगे चल के देखिए, इसका जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन लीवर में और आरबीसी में, दोनों में चलता है। और इसके बाद ये जो है मॉस्किटो के अंदर जाता है, तो उसके स्टमक के अंदर, और स्टमक के बाद क्या होता है उसकी, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। इनके अंदर चलता है। सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर आता है साइक्लिक, एक दिन छोड़ करके एक दिन फीवर आता है, और ठंड लगती है, कंप कंप के साथ बुखार चढ़ती है। प्रिवेंशन क्या है? अब देखो किस कारण होता है। मेनली अगर हमने वेक्टर को कंट्रोल कर लिया तो सारा कंट्रोल हो गया। तो बेड नेट्स, बेड के ऊपर जो मच्छरदानी होती है उसका उपयोग, इंसेक्टिसाइड्स मच्छर मारने के लिए, और एंटी मलेरियल्स। अब जो है ये दो चीज तो थी जो कि है इसको मच्छर को कंट्रोल करने वाली। और अगर मलेरिया हो गया है तो जो क्विनीन नाम की जो दवा है वो इस्तेमाल होती है इसको कंट्रोल करने में। अब दूसरा है, वो है एड्स। ये किसके द्वारा होती है? एच आई वी। एच आई वी एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। ये इंपॉर्टेंट, रेट्रोवायरस किसे कहते हैं? जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शेयर्ड नीडल से, और माता से बच्चे में। ठीक है। एक, दो, तीन और ये चार तरीके हैं जिनसे ये होता है। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पता भी नहीं चलता कब हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस होता है, तो एलिसा में भी टेस्ट में नहीं आता है कई बार। शेयर्ड नीडल्स जो है, जो लोग नशा वगैरह करते हैं खासतौर से उनमें। और अगर कई बार ये भी आजकल देखा गया है कि हॉस्पिटल से अगर कचरा फेंका जा रहा है, तो कचरा बीनने वाले क्या है कि उसे ले जाते हैं और वापस पैक करके रीपैक करके उसे भेज देते हैं। तो पैकिंग ढंग से चेक करनी चाहिए जब भी यूज करें। ठीक है। ये
टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, ये याद रखना बेटा। ऐसे टी एच सेल्स कभी कंपटीशंस में आ सकता है, टी हेल्पर सेल्स को ये अटैक करता है। सिम्टम्स क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी कोई भी इन्फेक्शन को होने की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो ठीक नहीं होगा। जुकाम हो गया तो ठीक नहीं होगा, बुखार हो गया तो ठीक नहीं होगा, छोटा मोटा और स्किन डिजीज होगी, ठीक नहीं होगा, क्योंकि हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से इम्यून सिस्टम ही खराब रहता है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या है? ये सारी चीज जिनकी वजह से होता है इन सभी को, ठीक है, स्क्रीनिंग, नो नीडल शेयरिंग, ये जो सारी चीज चार हमने करी थी ना, इनमें से देखिए मदर टू चाइल्ड को तो ऐसा है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनकी सहायता से इसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। अच्छा, कोई इसका क्योर है नहीं। ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिससे इसके कुछ क्या है बेटा, सिम्टम्स थोड़े से डिलेड हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है, अगर वो 10 साल में होनी है तो वो 20 साल तक जी लेगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर क्यों होता है? एक तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, दूसरा कार्सिकोजेंस, यूवी रेडिएशन, स्मोकिंग, इनकी वजह से क्या है, कैंसर होता है। सेल्स अपने डिविजन्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी खो बैठती है। ठीक है, तो अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए आपको जी साइक्लिन, एम साइक्लिन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी सेल डिवीजन के अंदर। उन सब का सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, रिदम बिगड़ जाता है उसकी वजह से। टाइप्स क्या है? बिनाइंस एंड मिलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? जो ठीक होने योग्य होते हैं। मिलिग्नेंट जो फैलने लगते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? रैपिड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, जिसके बाद उसके बाद वहां पर क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है। डिटेक्शन कैसे होता है इसको? कैसे? या तो इमेजिंग से, मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड इमेज अगर शरीर के अंदर है तो इमेजिंग में पता चल जाएगा कि भाई यहाँ गांठ है। ठीक है, जैसे महिलाओं में गर्भाशय में कई बार गांठें होती है तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है, वो देखा तो उसको वैसे जाता नहीं है। या फिर बायोप्सी, अगर कहीं पे शरीर पर बाहर गांठ दिख रही है जहां भी है, उसको एकदम कंफर्म करते हैं तो बायोप्सी से करते हैं। बायोप्सी क्या होता है? उस टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसकी सेल की जो शेप है वो अलग प्रकार की, देखने से ही पता चल जाता है कैंसर सेल। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? जिस जगह पे हो गया, अगर बिनाइन ट्यूमर है, अगर बिनाइन ट्यूमर है तो सर्जरी से ठीक हो जाएगा, और उसके बाद उसको कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर मिलिग्नेंट हो गया है तो पहले सर्जरी की जाती है और बाद में ये इससे ठीक होने के चांसेस होते हैं। कुछ स्टेजेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाती है तो उसकी भयावहता रोग की बढ़ती जाती है। रिसेंटली ऐसा सुनने में आया है कि कुछ देशों ने इसकी वैक्सीन बनाई है, तो जिसका परीक्षण चल रहा है। अभी पूर्णतः सफल तो उसको क्या माने जब तक कि हमारे पास कंफर्मेशन न्यूज ना आ जाए। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के अंदर खास तौर से आप ये देखिए, वैक्सीनेशन क्या होता है? आपके किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देना जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर उस रोग के प्रति रेस्पोंड करने लग जाए। अब जैसे या तो हम उसमें क्या दे दें, वही पैथोजन दे दें, इनएक्टिवेटेड। होता क्या है, जो पैथोजन है, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है बेटा, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटीनस ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। तो या तो इस बैक्टीरिया के केवल इन प्रोटीन्स को ही हम सेपरेट करके दे दें इंजेक्शन की सहायता से, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या है कि बाहर किसी ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडीज बना करके हम दे दें, ऐसा ही चलता है। तो एग्जांपल्स है, BCG जो है वो टीबी का है, DPT डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनस का है, पोलियो ड्रॉप्स हैं, हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन है। ठीक है, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन दिया जाता है, या पैथोजन का कोई पार्ट दिया जाता है, या फिर रेडीमेड एंटीबॉडी। तीन टाइप की वैक्सीन हो सकती है, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन, या पैथोजन का कोई पार्ट, या फिर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी।
अब कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं बेटा। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, आपकी किताब में है नहीं। जो एंटीबॉडीज बनती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये 5 प्रकार के हैं बेटा, याद रखना। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एम, ए, ई, डी। ठीक है। और ब्लड के अंदर देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है? ये, फिर ये, फिर ये है, फिर ये, और ये मानेंगे। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे? याद रह जाएगा। ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? मोनोमर। यानी देखो बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना ऐसी आपकी किताब में दी हुई है ना। पेंटामर में क्या होता है? 5 ऐसे जुड़ जाते हैं बेटा। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जुड़ जाते हैं, तो ये पेंटामर है। मोनोमर, या तो ये ऐसे होगा बेटा, ये मोनोमर है। और डाइमर कैसे मानेंगे? ये और ये 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 दो जुड़ गए तो क्या हो गए? डाइमर। ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। ये परसेंटेज वाला आपको बता ही दिया। ठीक है। लोकेशन कहाँ है? ब्लड टिश्यू में है, ब्लड में, लिम्फ में। अब ये देखो, आई इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये इंपॉर्टेंट है सिक्रीशंस, मिल्क के अंदर, सलाइवा के अंदर और टीयर्स में अंदर। ठीक है। और ब्लड या अटैच मार्च सेल में, सरफेस ऑफ बी सेल के ऊपर जो अटैच होती है, ये कौन सा है? ये जो बी सेल होती है ना बेटा, इस तरीके से ये जो सेल होती है बी सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन की बी सेल, टी सेल, दो टाइप की सेल होती है ना। इसकी सरफेस के ऊपर जो जुड़ी हुई रहती है वो कौन सी एंटीबॉडी है? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड रेस्पॉन्स का ये चाहे आप ना याद रखिए मेनली। अब ये प्लेसेंटा क्रॉस वाली चीज है। केवल एक इम्यूनोग्लोबुलिन है फर्स्ट जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाती है। ठीक है। ये हो गया। मेन फंक्शन देख लीजिए, आप देख लेना इसको। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब एलर्जी के अंदर, टाइप सेकंड और थर्ड के अंदर जी यूज आता है। ठीक है। और ये जो है आपका टाइप फर्स्ट के अंदर कौन यूज आता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है। ये इनका हाफ लाइफ है। और अगर आप वैसे देखो तो ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर अगर याद रखो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, ये इस तरीके की चीजें सबके साथ है। ये आपको याद रखने का तरीका बता दिया है। ठीक है। देखो, जी, ए, एम, ई और डी क्या है? बराबर 1-1% था ना। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। अब थोड़ा सा देख लो, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो सबसे ज्यादा है। इम्यूनोग्लोबिन एम मैसिव है, पेंटामर है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो एंट्री पे आता है, म्यूकोसल सरफेसेस पे होता है। इम्यूनोग्लोबिन ई जो है इमरजेंसी में आता है, एलर्जी एंड पैरासाइट डिफेंस में आता है। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है, ये फंक्शन इसका अभी अनक्लियर है, लेकिन बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं क्योंकि ये उसकी सरफेस के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं ना। ठीक है। कुछ एडिशनल नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं, यही चीजें आप कर लीजिए। अब अगर आप बात करो, वो तो रोग नियंत्रण वाली चीजें हैं, देखिए चीजें, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की बात करें। ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के? कारण क्या होते हैं? या तो पीयर प्रेशर है, या स्ट्रेस है, या फिर क्यूरियोसिटी है। या तो बच्चा ये जानना चाहता है कि ऐसा करने से क्या होता है, वो तो क्यूरियोसिटी है। अगर उसे स्ट्रेस होता है तो वो उस तरफ जाता है, या पीयर प्रेशर होता है उसके ऊपर तो फिर वो उस तरफ जाता है, ड्रग की तरफ। ठीक है। कॉमन ड्रग्स जो आपकी बुक में दी हुई हैं, कोकेन, कैनाबिनोइड्स, ओपियोइड्स और एल्कोहल। ठीक है। इफेक्ट क्या होते हैं? लगभग सभी के सिमिलर इफेक्ट है। ऑर्गन डैमेज होंगे, पुअर जजमेंट होगा, एडिक्शन होगा, एचआईवी रिस्क बढ़ जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उसकी क्या हो जाती है? डाउन। ठीक है। क्योंकि जो आप वाला एज ग्रुप है, ये ड्रग के सबसे ज्यादा चपेट में आता है। प्रिवेंशन क्या है?
काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चा स्वयं ही समझ जाए कि ये गलत है। ठीक है। दूसरा फैमिली सपोर्ट, और अगर अगर इन चीजों से नहीं आता है तो फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र जिसको बोलते हैं, उनका सहारा लेना होता है। ठीक है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, जस्ट सिंपल है, वो तो आपको आप सभी जानते हो। अब ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले जितनी भी मेन डिजीज आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब्ड है, उनकी लिस्ट बनानी है। उनके पैथोजन क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है। दूसरा, इम्यूनिटी का फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तीसरा क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको लिखना है। एनलिस्ट मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स विद दियर मेन फीचर्स, ये जो टेबल मैंने बनाई हुई है, इसी को ही थोड़ा सेट करके जो आपके काम के हैं उसके हिसाब से इसको बनाना है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट।